हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक ब्रेन। आई एम संदीप कुमार। तो चलिए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है वो क्लास 11th का चैप्टर 6 जो कि हमारे रसायन विज्ञान का है, केमिस्ट्री का है। और जो हमारा चैप्टर का नाम है ऊष्मागतिकी है। ऊष्मागतिकी की बात की जाए तो थर्मोडायनेमिक्स। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे चैप्टर का नाम है ऊष्मागतिकी है, थर्मोडायनेमिक्स है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये चैप्टर को एक्सप्लेन कीजिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चैप्टर को डीपली समझा दिया जाए। तो गाइज, आज की वीडियो में हम यह चैप्टर को वन शॉट वीडियो की तरह आप समझाएंगे, जो कि बहुत सारे बच्चे इसको बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर समझते हैं। बहुत चैप्टर भी थोड़ा लेंदी है, इसीलिए बहुत बोरिंग के साथ इसे पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर बने रहें, वीडियो को थोड़ा भी मिस ना करें। आपको पूरा आशा है कि आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज की कक्षा बहुत ही हमारी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या होता है। जो हमारा ऊष्मागतिकी होता है तो इसके मतलब क्या होता है। किसी भी चीज़ को जानने से पहले यदि हम उसके बारे में जान जाए तो हमको अच्छा रहता है कि उसके बारे में, यानी क्या होता है, वो क्या वर्क करता है, कैसे, किस वस्तु से क्या बना है, ये हमें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जो थर्मोडायनेमिक्स का उत्पत्ति हुई हमारे ग्रीक शब्द से हुई है। इस थर्मोडायनेमिक्स का जो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से है। जो थर्मस का मतलब उसमें ऊर्जा होता है, तथा डायनेमिक्स की बात करें तो डायनेमिक्स मतलब परिवर्तन। जो हमारे आने वाले समय में हमारे रसायन, जो हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन हो रहा है, किसी भी वस्तु में, पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है, वही हमारा परिवर्तन होता है। डायनेमिक्स मतलब परिवर्तन होता है। तो वही फ्रेंड्स, हमारे जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं वही हमारे ऊष्मागतिकी होते हैं। अब इसकी डिफिनीसन की बात की जाए तो आइए इसकी डिफिनीसन के बारे में देखते हैं कि ऊष्मागतिकी होता क्या है। दोस्तों, इसकी डिफिनीसन की बात की जाए तो जो हमारा ऊष्मागतिकी होता है, यदि इसकी डिफिनीसन की बात की जाए तो आप आसानी भाषा में यह कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा के विभिन्न रूपों तथा उनके मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा आप परिभाषा देख लीजिए। ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा के विभिन्न रूपों तथा उनके मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। दूसरे भाषा में कहा जाए तो यह भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमारा ये इसका परिचय देख लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत का मतलब क्या होता है। अंतर्गत मतलब उसके अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के मूल चूल परिवर्तन, वही हमारे अंतर्गत होता है। विभिन्न भौतिक व जो हमारे फिजिकल होते हैं और रासायनिक, केमिकली, भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों से संबंधित परिवर्तन ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, वही ऊष्मागतिकी हमारा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों से संबंधित, यानी आप इसको साधारण भाषा में यह कह सकते हैं कि इसमें विभिन्न रूपों में इसके परिवर्तन से ही ऊष्मा का आदान प्रदान जिससे हो जाए, वही हमारा ऊष्मागतिकी कहलाता है। अब बात करेंगे ऊर्जा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ऊर्जा होती है, अब ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा, आप सभी परिचित होंगे ऊर्जा से कि हमारी एनर्जी क्या होती है। जो एनर्जी होती है गाइज, वह हमारी एनर्जी हमारे शरीर में कंज्यूम होती है, इकट्ठे होती है, जिसके कारण हम वक्त को, किसी काम को कर पाते हैं। अगर हम साधारणतः बात करें तो जैसे हम आपको टीच कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमारी जो एनर्जी हो रही, हमारी ये एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा कारण ही हम बोल पा रहे हैं। अब ये इसके कुछ निकाय को देख लेते हैं, इसके कुछ सिस्टम को देख लेते हैं। तो जो पहला हमारा पॉइंट है, हमारा तंत्र या निकाय है, जिन्हें सिस्टम कहते हैं। तंत्र या निकाय को सिस्टम कहा जाता है। तो सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं। ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर ऊष्मागतिकी का, जी हाँ फ्रेंड्स,
ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर उष्मागतिकी का अध्ययन किया जाता है तंत्र या निकाय कहलाता है। कोई भी ब्रह्मांड का गाइस, कोई भी जो हमारी पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, संसार है, उसमें कोई भी वस्तु किसी भी भाग पर उष्मागति का जिसमें अध्ययन किया जाता है वही हमारा तंत्र या निकाय कहलाता है, वो हमारा सिस्टम या निकाय कहलाता है। अब हम देख लेते हैं इसके नियम क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसके नियम होते हैं हमारे, ये एक फिगर के हिसाब से हम समझते हैं। ये हमारा परिवेश हो गया, ये जो हमारे चारों ओर ये दिख रहे हैं ये हमारे परिवेश हो गए। अब निकाय क्या होता है? तो दोस्त हमारा निकाय ये होता है, जैसे एक सर्कल मान लेते हैं, एक वृत्त मान लेते हैं गोलाकार, उसमें ये जो हमारा अंदर का भाग है ये हमारा निकाय है, और निकाय या तंत्र है जो अंदर का भाग है गाइस हमारा निकाय या तंत्र है, और जो इसके ये बाहर होता है इन्हें सीमा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब कबड्डी आप देखते होंगे, जब कबड्डी खिलाड़ी खेलते हैं तो जब पहलू के पार होते हैं यानी सीमा पार हो जाते हैं, उसी को सीमा कहा जाता है। जो गोले का एक हेड लाइन से दी होती है उन्हें सीमा कहते हैं, और सीमा के जो बाहर पूरा होते हैं वो ब्रह्मांड होते हैं। अब जैसे ये जो एरिया है हमारा ये ब्रह्मांड कहलाती है, और ये हमारी सीमा होती है, जो सीमा इसे सीमा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये अगला देखते हैं कि अगला हमारा पॉइंट क्या होता है। तो अगला पॉइंट जो हमारा सिस्टम है, निकाय है। निकाय को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो जो हमारा सिस्टम या निकाय होता है जिनसे विभिन्न प्रकार की भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाओं का मान ज्ञात किया जाता है। अब निकाय हमारे मुख्यतः, अगर निकाय की बात की जाए तो जो गाइस हमारे निकाय होते हैं, जो हमारे सिस्टम या तंत्र होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो होते 5 हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस 3 को करेंगे, 2 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे निकाय होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा है ओपन सिस्टम है, यानी खुला निकाय। पहला जो हमारा ओपन सिस्टम है। दूसरा निकाय की बात की जाए तो क्लोज सिस्टम यानी बंद निकाय, और आइसोलेटेड सिस्टम विलगित निकाय, जिसमें किसी भी प्रकार का पदार्थ का प्रभाव ना हो। आइए हम इसे डीपली समझते हैं। तो जो हमारा निकाय होता है फ्रेंड्स, जैसे हमारा ये खुला निकाय है, इसमें ये जो डब्बा है इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, किसी भी पदार्थ या ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। ये बाहर भी निकल सकता है और अंदर भी ऊष्मा को ले सकता है। इसलिए हमारा ये जो सिस्टम है इसमें यदि हम बर्न करें, इसके वाटर को हीट दें, ऊष्मा दें, तो इसमें पदार्थ का आदान प्रदान हो जाएगा, ऊष्मा भी निकलेगी और पदार्थ खपत भी होगी। वही हमारा खुला निकाय है, जिसमें दोनों प्रकार का आवागमन हो, वही हमारा खुला निकाय है। अब जो दूसरा गाइस हमारा है खुला निकाय की बात की जाए तो इसमें पानी अपने परिवेश के साथ ऊष्मा आदान प्रदान करता है। जो इसमें जो खुला निकाय होता है इसमें पानी अपने परिवेश का जो आसपास होता है वही हमारा परिवेश होता है, उनके साथ ऊष्मा का यानी हीट का आदान प्रदान करता है, अवगमन करता है, आवाजाही करता है। और जो दूसरा हमारा है ऊष्मा यानी हमारा जो बंद निकाय है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा बंद निकाय है, बंद निकाय में हमारी ये खासियत होती है कि जो बंद निकाय होता है इसमें किसी भी प्रकार का, बंद निकाय में केवल हीट ऊष्मा का विनिमय होता है। इसमें केवल हमारे हीट का विनिमय होता है यानी ऊष्मा का, और इसमें किसी पदार्थ का विनिमय नहीं होता है। ये फ्रेंड्स आप जान लीजिए, जब इसका मुंह ही बंद रहेगा तो इसमें किसी भी प्रकार की चीज़ कैसे आ सकती है। तो ये सरासर गलत है कि कोई भी वस्तु नहीं आ सकती इसके अंदर। तो यही हमारा बंद निकाय होता है। अब बंद निकाय के में केवल हीट ऊष्मा का विनिमय हो सकता है, केवल इसके अंदर एनर्जी हीट यानी ऊष्मा दिया जा सकता है, लेकिन इसमें किसी भी पदार्थ का अवगमन नहीं होगा। वही हमारा क्लोज सिस्टम कहलाता है, वही हमारा बंद निकाय कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वही हमारा क्लोज सिस्टम या बंद निकाय कहलाता है। अब हम तीसरा बात करेंगे, जो हमारा तीसरा है, जो तीसरा हमारा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम को समझते हैं। तो जो हमारा विलगित निकाय है जिसे आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है, जो विलगित निकाय है, तो विलगित निकाय में किसी भी पदार्थ का, जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी पदार्थ का
जो विलगित निकाय होता है हमारा, उसमें किसी भी पदार्थ का, विलगित निकाय में किसी भी पदार्थ का आवागमन नहीं होता है, क्योंकि वह कुचालक होता है। कुचालक मतलब ये होता है किसी भी प्रकार का उसमें चालन नहीं पाया जाता है, किसी भी पदार्थ का उसमें आवागमन नहीं होगा, उसका आवरण बंद रहेगा, वही हमारा कुचालक होता है। वही कुचालक होता है। तो कुचालक का मतलब यही होता है किसी भी प्रकार का उसमें आवागमन नहीं होगा, ना तो उसमें पदार्थ का अभाव होगा, जी हाँ फ्रेंड्स, ना उसमें पदार्थ का अभाव होगा, प्लस ना ही उसमें ऊष्मा का कोई इफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। वही हमारा यानी कुचालक आवरण होता है, वही बाहरी कक्ष होता है। तो ऐसे निकाय जिसमें परिवेश का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे ना तो ऊष्मा का ना तो पदार्थ का, ऐसे निकाय को आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे खुला निकाय को आसानी से समझते हैं। तो खुला निकाय हमारा क्या होता है? तो खुला निकाय ऐसे निकाय जिसमें पदार्थ और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान हो, उसे खुला निकाय कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे निकाय जिसमें पदार्थ और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान हो, उसे खुला निकाय कहते हैं। अब बंद निकाय की बात की जाए तो बंद निकाय ऐसे निकाय जिसमें केवल ऊष्मा का आदान प्रदान हो, पदार्थ का नहीं, उसे बंद निकाय कहते हैं। जो बंद निकाय होता है उसमें केवल हीट का इफेक्टेड देखा जा सकता है, उसमें किसी पदार्थ का आगमन नहीं देखा जा सकता, वही हमारा बंद निकाय होता है। अब अगला पॉइंट की बात करें तो गाइस विलगित निकाय को आसानी से देखते हैं कि हमारा विलगित निकाय क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे निकाय जिसमें ना ऊष्मा का प्रभाव और ना ही पदार्थ का। जी हाँ गाइज, ऐसे निकाय जिसमें ना ऊष्मा का प्रभाव और ना ही पदार्थ है, ऐसे निकाय को विलगित निकाय कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। अब अगला हमारा जो है निकाय क्या होता है, निकाय को अब डीपली समझते हैं। तो हमारा जो निकाय होता है, निकाय वास्तविक या काल्पनिक सीमा द्वारा घिरा होता है। जो हमारा निकाय होता है, सिस्टम होता है, वो वास्तविक यानी सत्य और काल्पनिक यानी इमेजिन सीमा द्वारा घिरा होता है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो बीकर में जल रखा हुआ, जो हम बीकर लेते हैं, एक बीकर लें, उसमें यदि हमारा ये जल रखा हुआ है तो इसमें बीकर दीवारें निकाय की सीमाएं, ये जो हमारे सीमाएं हैं, इसे सीमाएं कहते हैं। ये जो बीकर का बाहर का जो एरिया है, इसे सीमा बोलते हैं, इसे सीमा कहा जाता है। और बीकर की दीवारें निकाय की सीमाएं कहलाता है। जो बीकर की दीवारें होती है, जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया ये हमारा बीकर हो गया, इसमें यदि हम वाटर भरते हैं और ये जो हमारी ये सीमाएं हो गई, ये जो हमारी सीमाएं हैं, यही हमारे निकाय की सीमाएं होती है, यही निकाय होता है, यही सिस्टम होता है। और जल एक कार्यकारी पदार्थ अर्थात निकाय कहलाता है। जो हमारा वाटर होता है एक कार्यकारी पदार्थ होता है जो कि निकाय कहलाता है। अब बात करेंगे सराउंडिंग, परिवेश, जैसा कि मैंने 9th के चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमारे परिवेश यानी हमारे आसपास, सराउंडिंग का मतलब आसपास, निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का समस्त भाग परिवेश कहलाता है। जो निकाय के अतिरिक्त हमारा समस्त भाग है, जो हमारा वर्ल्ड का, संसार का समस्त पदार्थ या परिवेश है, समस्त पदार्थ या ब्रह्मांड है, वही हमारा परिवेश कहलाता है, वही हमारे आसपास के परिवेश कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। अथवा निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का वह भाग जो ऊर्जा निकाय से ऊर्जा, द्रव्यमान इत्यादि का विनिमय करता है, वही हमारा परिवेश कहलाता है। जो ऊर्जा निकाय से, जो हमारी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उस सिस्टम से ऊर्जा, द्रव्यमान यानी एनर्जी, मास में चेंज करते इत्यादि का विनिमय कर सकता है, यानी आदान प्रदान, लेना देना कर सकता है, वही हमारा परिवेश कहलाता है। तो अगला अब बात की जाए तो जो हमारा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। जी हाँ गाइज, जो हमारा अगला पॉइंट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसके जानने से पहले हमें इससे कुछ अंदर की वस्तुओं को जानना ज़रूरी है। अंदर की जो डिफिनीशंस है, इसके जो कार्य है, पॉइंट हैं, भाग हैं, उसको जानना ज़रूरी होता है। तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम बाद में बात करेंगे, तो इसके पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। आंतरिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होती है, ये अगर यदि हम समझ रहे तो ऊष्मागतिकी ऊर्जा को समझने में हमें आसानी होगी। इसी पर आधारित इसके
पूरे डिफिनेशन से है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा, जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारी प्रथम है आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। अब देखिए, ये आंतरिक ऊर्जा का जो हमारी होती है, जैसे आंतरिक ऊर्जा हमारे शरीर में भी पाई जाती है, मानव बॉडी में भी होती है। अब आंतरिक ऊर्जा की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मार्केट गया है, बाज़ार गया है, उसे कुछ सब्जियां लेनी है, तो जो वह व्यक्ति सब्जी लेने जाएगा तो वह जब सब्जी या कुछ कोई भी वस्तु जब वह लेगा तो उसे वह लेकर आएगा। तो लेकर आने में जो हाथ या जो किसी पर उसे टिकाए हुए जब हाथ पर कोई व्यक्ति कोई भी वस्तु को लेकर जाता है, तो उसमें जो हमारी एनर्जी ख़त्म होती है, एनर्जी की बात की जाए तो ऊर्जा, जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारी एनर्जी ख़त्म होती है वही हमारी आंतरिक एनर्जी होती है। आंतरिक एनर्जी हमारी वो है जो हमारे अंदर की एनर्जी बाहर निकले, वही हमारी आंतरिक एनर्जी होती है। अब जैसे मैं बात करूँ, जब कोई जाए या कोई गड्ढा खोदना होता है तो हमें फावड़े जो हम मेहनत करते हैं, हमारी अंदर की जो एनर्जी खपत होती है वही हमारी आंतरिक एनर्जी होती है। यदि हम अंदर से अपनी एनर्जी को बाहर ना निकालें तो हम नहीं बोल सकते। हम आंतरिक एनर्जी के द्वारा ही हम बोल पा रहे हैं। जी हाँ गाइस, आंतरिक एनर्जी के द्वारा ही हमें कोई ऊर्जा से ही हमारे आंतरिक एनर्जी प्राप्त होती है। यदि हम कुछ ना खाए पिए तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, हमें आंतरिक ऊर्जा भी नहीं प्रदान होगी और हम कमज़ोर होते चले जाएंगे। यही हमारी आंतरिक ऊर्जा होती है। अब हम बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा कौन कौन सी ऊर्जा स्थिति होती है। तो हमारी गतिज ऊर्जा होती है, जो हमारे अंदर मानव शरीर में होती है, जो ह्यूमन बॉडी में होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ह्यूमन बॉडी में होती है ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो हमारी 3 प्रकार को एनर्जी स्थित होती है। पहला तो जो हमारा है गतिज ऊर्जा, हमारे अंदर गति पाया जाता है, हमारे अंदर मोशन पाया जाता है। हम गति के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवगमन करते हैं, आते जाते हैं। और दूसरा जो हमारा है स्थितिज ऊर्जा, जी हाँ, मानव बॉडी में जो है मनुष्य शरीर में स्थितिज ऊर्जा भी स्थित होती है, जिसके कारण हम शांत हो जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए, जब हम स्कूल में जाते हैं, कोई भी बच्चा जब स्कूल में जाता है, जो प्रेयर होता है वो एक स्थितिज रूप में खड़ा हो जाता है और वह हिलता डुलता नहीं है, शांत अवस्था में खड़ा रहता है, वही हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। अब और हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, पदार्थ के अंदर जो हमारा पदार्थ होता है, पदार्थ कुछ भी हो सकता है, हमारे शरीर का कोई भी पदार्थ पार्ट हो सकता है, और जो पदार्थ में होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारे पदार्थ में होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही हमारी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, वही हमें एक्टिव करते हैं। जो हमारे शरीर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमें एक्टिव कर देते हैं, जिसके कारण हम कोई भी वस्तु को सोचने या समझने में आसानी हो जाती है। और जो हमारा अगला है नाभिकीय ऊर्जा, जो हमारे नाभिकीय ऊर्जा, साथ में नाभिकीय ऊर्जा भी देते हैं, हमारे शरीर में नाभिकीय ऊर्जा भी होती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आंतरिक ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं और आंतरिक ऊर्जा होती क्या है मुख्य रूप से। तो जो हमारी आंतरिक ऊर्जा होती है गाइस, वो आंतरिक ऊर्जा का जो सिंबल होता है, जी हाँ फ्रेंड्स, जो आंतरिक ऊर्जा का सिंबल्स होता है वो होता है यू। आंतरिक ऊर्जा को यू से प्रदर्शित किया जाता है। और डेल्टा यू, जो हमारा डेल्टा यू होता है, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। जी हाँ फ्रेंड्स, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू को दर्शाता है। किसी भी प्रकार का जब हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे तो डेल्टा यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब डेल्टा यू की बात करें तो डेल्टा यू यदि प्लस यानी वह धनात्मक चिन्ह में होगी तो आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है। जैसे प्लस में हमें जोड़ना होता है, ऐसे ही समझ सकते हैं। जो प्लस होता है हमारा जोड़ का निशान होता है, घटाव का नहीं होता, उसमें घटाव नहीं कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं किसी भी वस्तु को, कोई भी अंक को। तो हमारा जो डेल्टा यू प्लस का चिन्ह होता है वो आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, यानी इंक्रीज होती है, हमारी एनर्जी बढ़ती है। और डेल्टा यू बराबर जब माइनस हो तो हमारी आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है।
जिन्हें यही हमारी आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। जब डेल्टा यू माइनस इसे कम किया जाता है वही हमारी ये आंतरिक ऊर्जा में कमी प्रदर्शित होती है। अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट जो इसका, तो फ्रेंड्स जो हमारा इसका दूसरा पॉइंट है वो हमारा है हीट, यानी जो हमारी उष्मा है, जो हमारी हीट है, उष्मा है। उष्मा हमारी क्या होती है? उष्मा को क्यों से प्रदर्शित किया जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, उष्मा को क्यों से प्रदर्शित किया जाता है? तो किसी भी तंत्र में उष्मा यानी हीट देकर उसकी शक्ति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जी हाँ, जैसे हम जब पानी उबालते हैं तो उसकी उष्मा एक समय ऐसे आता है जो 100 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस होता है। जल उबलता रहता है, हमारा पानी उबलता रहता है, उसमें बहुत तेज़ी के साथ भाप निकलता है और अचानक हम आग को या जो बर्न स्टोव से जिससे जलाते हैं गैस से, अगर उसकी हीटिंग को कम कर दी जाए तो वह कुछ समय पश्चात वह ठंडे मौसम में आ जाता है, ठंडे गति में आ जाता है, ठंडी अवस्था में आ जाता है। तो वही हमारा ये बताया गया है कि उष्मा किसी भी तंत्र में देकर उसकी शक्ति को बढ़ाया घटाया जा सकता है। जैसे हमारी बॉडी में भी यदि हम धूप में रहते हैं तो हमारे अंदर ज़्यादा उष्मा होती है, हमारे अंदर ज़्यादा पसीना निकलता है। यदि हमारी शरीर जो हीट होती है, यदि हमारी शरीर हीट ही ना हो तो हमें गर्मी नहीं लग सकती। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें गर्मी नहीं महसूस हो सकती। यही हमारी उष्मा को बढ़ाया घटाया जा सकता है। और जो उष्मा का अवशोषण होता है, जैसे इसकी एक उदाहरण की बात की जाए तो लोहे को गर्म करने पर आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है। जब हम लोहा को गर्म करते हैं, जब कोई हमारा आयरन होता है, कोई भी लोहा को यदि हम गर्म करते हैं, उसे हीट करते हैं, तो उसमें जो हमारी आंतरिक ऊर्जा, उसके अंदर की जो ऊर्जा निकलती है, यदि हम छोटे से एक इतने बड़े लोहे को, जो आयरन हमारा होता है, लोहा होता है, इतने बड़े आयरन को यदि हम गर्म किया जाए तो उसे यदि हम पीटते हैं, जिसे आघातवर्धीनता कहते हैं, उसे पीटते हैं तो उसके अंदर की उष्मा जो है, उसके अंदर की जो हीटिंग है वो बाहर निकलती है, जिसके कारण इसका आकार बढ़ जाता है। इसमें इसके आकार या शेप में परिवर्तन आ जाता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जब हम लोहे को पीटते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। वही हमारी उष्मा का आंतरिक ऊर्जा होती है। लोहे को गर्म करने पर जो आंतरिक ऊर्जा हमारी बाहर निकलती है वही हमारी उष्मा के द्वारा ही की जाती है। अब हम बात करेंगे, जैसे कोई भी लोहा है, उसमें यदि 5 डिग्री सेल्सियस उष्मा का अवशोषण हो रहा है, जैसे गर्म किया जाता है, जब उसे गर्म किया जाता है, यदि वह 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया है तो उसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा बाहर निकलती है। तो वही हमारा ये उष्मा का हो गया। तो गाइज आज का वीडियो हमारा यही तक था। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन होती है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।